शुभ संध्या साथियों। भारत में नदियों को माँ कहा जाता है। माँ अर्थात जननी। विश्व की जितनी भी प्राचीनतम संस्कृतियों को आप देखेंगे, सारी संस्कृतियाँ नदी घाटी क्षेत्रों में ही पनपी। चूँकि उसके आसपास के इलाके मैदानी हुआ करते थे, उपजाऊ हुआ करते थे, मवेशियों के लिए चारा मिल जाता था और पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो पाती थी। उस ज़माने में तकनीक नहीं थी, जो लोग कुएँ वगैरह या फिर बोरवेल वगैरह लगा लेते, तो चीज़ें इस रूप में थी। भारत में नदियों से संबंधित बहुत सारे तथ्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम नदियों से संबंधित उन्हीं तथ्यों को देखने का प्रयास करेंगे। तो आपसे अपेक्षा यही है कि आप इस वीडियो में पूरी तन्मयता बनाए रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की नदियाँ दो रूपों वाली है। एक हिमालयन नदियाँ, ये क्या होता है कि हिमनद या फिर ग्लेशियर वगैरह के पिघलने की वजह से ये नदियाँ निकलती है। और प्राय ये हिमालयन नदियों की विशेषता ये है कि चूँकि इसका जल स्रोत जो है बर्फ़ है, ग्लेशियर है, तो इसमें बरस भर पानी रहता है। तो इस वजह से इसे सदानीरा भी कहते हैं। ये नदियाँ सदानीरा हुआ करती है, बरस भर पानी बहा करती है। इसके अंतर्गत सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियाँ आती है। वहीं भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात कर लें तो गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और अन्य और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं। इस नदी की खासियत ये है कि वर्षा ऋतु में इनमें पानी जो है पर्याप्त मात्रा में होता है और वर्षा ऋतु के चले जाने के बाद इन नदियों में पानी की किल्लत रहती है। ठीक है, उत्तर भारत में सबसे पहला नदी तो सिंधु नदी ही है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ सकता है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये चमांगयुंग ग्लेशियर के पास से निकलती है, जो कि मानसरोवर झील के पास में है और इंडिया में बहती है 1114 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और पाकिस्तान में जो है ना, ये इसकी जो सहायक नदियाँ हैं मीठान कोट के पास जो है मिला करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इनसे संबंधित तथ्य को समझते हैं। अब देख सकते हैं सिंधु नदी ऐसे बहा करती है, चमांगयुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये लगभग 2900 किलोमीटर लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियां जो हैं श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल, ये दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। बाईं ओर से सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एवं झेलम। इसकी संयुक्त धारा जो है ना वो मिलती है। इसमें 1880 किलोमीटर लंबी है ये। इंडिया में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें पाक व लजपाक अधिकृत कश्मीर जो है उसे भी इंक्लूड किया गया है। और अभी जो भारत के पास में भूमि है ना, उसमें इस नदी का विस्तार मात्र 709 किलोमीटर ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सिंधु नदी के जल को बंटवारे को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में जो है ना सिंधु जल समझौता हुआ था। वो तथ्य नहीं दिया गया है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसमें ये कहा गया था कि भारत 20% पानी का उपयोग करेगा और 80% पाकिस्तान के लिए छोड़ देगा। मतलब पाकिस्तान के लिए नहीं छोड़ देगा बल्कि बहने के लिए छोड़ देगा और ये नदी अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। अब इसकी सहायक नदियों में झेलम की बात कर लेते हैं, जिसे आप बितस्ता भी कहते हैं। झेलम यानी बितस्ता। ठीक है, पाकिस्तान में से नीलम नदी के नाम से जानते हैं झेलम नदी को। ठीक है, याद रख लीजिएगा इस चीज़ को। तो ये जो झेलम नदी है जम्मू कश्मीर में वेरीनाग झील के पास में शेषनाग झील से ये नदी निकलती है और यह नदी बुलट झील में जाकर के गिरती है। ये सवाल भी पूछा गया है यूपीएससी में। ठीक है, और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन झील? बुलट झील। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और इस नदी पर बारामूला के पास में उड़ी परियोजना अवस्थित है। दचीग्राम के नज़दीक नेशनल पार्क भी है, दचीग्राम नेशनल पार्क भी है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर ही है। ठीक है, किशनगंगा झेलम की एक प्रमुख सहायक नदी है। लगभग 720 किलोमीटर लंबी नदी है ये और मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समांतर सीमा के साथ समांतर में बहा करती है। ठीक है, पाकिस्तान में मंगला बांध जो इसी नदी पर बनाया गया है झेलम नदी पर, ये विश्व का 9वां बड़ा बांध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेनाब की बात कर लेते हैं हम लोग। चेनाब को अस्किनी नदी के नाम से भी जानते हैं। ये सब सिंधु की सहायक नदियाँ ही हैं और चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। ठीक है, सलाल डैम चेनाब नदी पर ही है। दुलहस्ती परियोजना भी चेनाब नदी पर है। बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में 1992 में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और चेनाब नदी पर विश्व का ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है चेनाब ब्रिज, जो कि 359 मीटर ऊंचा है, वो इसी पे बनाया गया है। ठीक है, रेलवे ब्रिज। ठीक, अखनूर के पास में ये मैदानी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में एंटर करती है ये नदी। रावी की बात कर लेते हैं, इसे परुसनी नदी के नाम से भी जानते हैं और ये रोहतांग दर्रे के पास से निकलता है हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से। 725 किलोमीटर लंबी नदी है ये और इस पर थीन बांध बनाया गया है
मतलब पंजाब में। तो पूछता है सवाल थीन बांध किस नदी पर है, तो वो रावी नदी पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेमरा परियोजना का विकास किया जा रहा है इस नदी पर। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप जानते होंगे, इन्हीं नदी घाटियों के आसपास में पनपी थी। चलिए, जो एक नगरीय सभ्यता थी। दो नदियों के बीच की भूमि को तो दोआब कहते ही हैं, पता ही है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्यास की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये भी रोहतांग दर्रे के पास में ब्यास कुंड है, वहाँ से निकलती है। 460 किलोमीटर लंबी है नदी है ये, और ये पूर्ण रूप से भारत में बहने वाली नदी है। पोंग बांध इसी नदी पर अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में। और ये जो ब्यास नदी है सतलज की सहायक नदी है। ठीक है, और इस नदी की सहायक से महाराणा प्रताप सागर बनाया गया है। हरिके नाम की जगह पे ये जो सतलज नदी से आकर के मिल जाती है। ठीक है, इस तथ्य को याद रखिएगा। सतलज नदी इसे सतुद्री नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये राकसताल झील से निकलती, राकसताल से निकलती है, मानसरोवर के पास ही है। और सिपकिला दर्रा के जरिए जो है ना इंडिया में एंटर करती है। 1450 किलोमीटर लंबी नदी है ये, और भारत में इसकी लंबाई जो है 1050 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नदियों की भूमि जानते हैं, पंजाब को कहा जाता है। ठीक, हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर ही अवस्थित है, याद रखिएगा। ये सवाल पूछा जाता है, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो वो सतलज नदी पर अवस्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। वर्तमान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसके बाद बात कर लेते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना, ये भी सतलज नदी पर ही अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है, गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है, भाखड़ा बांध से ही बांध के। आगे बढ़ते हैं। और इंदिरा गांधी नहर 1958 में शुरू किया गया था, और गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसकी शुरुआत की थी। और विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना, 1958 से शुरू हुआ था। 650 किलोमीटर लंबी नदी, मतलब लंबी है ये नहर। राजस्थान में 437 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी की बात कर लेते हैं। तो आप मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, इस चीज़ से तो आप परिचित ही होंगे। उसके बाद यहाँ पे जान लीजिए कि नदियों का जो संगम होता है, इसकी पहली धारा तो भागीरथी है, ये पता है आपको। कर्णप्रयाग, अब देख लीजिए कैसे याद रखेंगे। पिंडार नदी मिलती है अलकनंदा में, तो कर्णप्रयाग। जैसे लोग मरते हैं ना, तो लोग पिंड दान करते हैं, तो कर्ण दानवीर थे, तो दान करने वाली बात, पिंड दान वाला। तो कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिल रही है। रुद्रप्रयाग, अच्छा रुद्र मतलब शिव जी, यानी गुस्से वाले। तो गुस्से वाले एक थे दाऊद इब्राहिम, जिसकी गर्लफ्रेंड का नाम था मंदाकिनी नाम की एक्ट्रेस। उसके बाद देवप्रयाग, देव नदी कौन थी, भागीरथी ना, जिसको लाया गया था पूजा पाठ करके, तो भागीरथी में देवप्रयाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर ही है, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लंबाई 2525 किलोमीटर है, यानी 1559 मील। ठीक है, याद रख लीजिएगा। गंगोत्री से निकलती है ये नदी, और 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड और झारखंड। कानपुर इस नदी मतलब के किनारे जो बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, सबसे ऊंचा बांध है, 265 मीटर ऊंचा है, मतलब इसकी ऊंचाई है। सबसे बड़ी ऊंची परियोजना टिहरी परियोजना ही है, याद रख लीजिएगा इस तथ्य को भी। और गंगा की सहायक नदियों को तो आप जानते ही होंगे, गंगा की सहायक नदियाँ, तो इसके बारे में हम जान लेंगे। चलिए, गंगा हमारे जीवन का है ना अभिन्न हिस्सा है, तो इस वजह से इसके बारे में तो आप जान लीजिएगा, तो वही फायदे वाली बात हो जाती है। जान लीजिए, गंगा नदी जो है ना झारखंड से भी एंटर करके पश्चिम बंगाल में जाती है, और उसके जब बांग्लादेश में जब जाती है तो इसे पद्मा कहकर बुलाया जाता है। और जब ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तो ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा जो है वो मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाता है, लगभग 59,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यहीं पे मैंग्रोव बन पाए जाते हैं। और एक बात जान लीजिए कि एक सवाल पूछा जाता है, क्या हुगली गंगा की सहायक नदी है? नहीं, हुगली गंगा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि गंगा नदी से ही हुगली नदी निकलती है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, गंगा नदी से ही हुगली नदी निकलती है, तो ये इसकी सहायक नदी नहीं, मतलब इसे निकलने वाली नदी है।
यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये बदरपूर से निकलती है, उत्तराखंड से, ठीक है, और इलाहाबाद में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। आगरा इसी नदी की, आगरा, दिल्ली और मथुरा यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ है, जिस वजह से इसमें काफ़ी प्रदूषण होता है। जैविक दृष्टि से इस नदी को मृत मान लिया गया है। चंबल, केन, बेतवा, सिंध इसकी प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी, अब गंगा की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी तो आप देख लीजिए यमुना। सोन नदी ये दाएं से आती है मिलने के लिए, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है ये, और सोमनपुर नामक स्थान पे ये मिल जाती है। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहंद बांध स्थित है सोन नदी पे, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। अब बाईं ओर से आने वाली नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा, गंडक, इसे शालिग्रामी नदी के नाम से भी जानते हैं। कोसी, ये बिहार का शोक है, जानते हैं आप लोग। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है ये, 760 किलोमीटर लंबी है ये। हुगली नदी ये गंगा की भीतरिका है, इसकी सहायक नदी नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तमसा यानी दक्षिणी टोंस नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और इलाहाबाद से आगे ये गंगा में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी में चंबल है, सिंध है, बेतवा नदी है, केन है, और चंबल की सहायक नदी बनास और छिपरा, जानते हैं उज्जैन शहर छिपरा नदी के किनारे ही बसा हुआ है, जहाँ पर 12 वर्ष में जो है ना कुंभ मेले का आयोजन होता है। काली सिंध, चंबल नदी की सहायक नदी काली सिंध, पार्वती। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं, आप मैप में देख सकते हैं, सामयिक मतलब कहते हैं ये। भौगोलिक दृष्टि से इस नदी का काफ़ी अधिक महत्व है, और तिब्बत के लोग इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। और यांग्याप दर्रे से जो है ये जो है ना ये इंडिया में एंटर करती है, और जब ये बांग्लादेश में जाती है तब इसे जमुना कहा जाता है, और गंगा से मिलने के बाद मेघना कहलाती है। और ये सिंधु नदी के बारे में एक तथ्य को आप करेक्ट कर लीजिएगा, सानोख्या वाव नाम की जगह से सिंधु नदी निकलती है। चेमांगयुंग ग्लेशियर से ये निकलती है, कौन मतलब ये ब्रह्मपुत्र नदी 2880 किलोमीटर लंबी नदी ये भी है भारत में, लेकिन 960 किलोमीटर ही बहती है ये। तिब्बत के लोग इसे सांगपो कहते हैं। नामचा पर्वत के पास में जो है मतलब ये हिमालय को काट करके एक महागड्ढ का निर्माण करती है, और दिहांग नाम से इंडिया में प्रवेश कर जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश के लोग जो है ना इस नदी को दिहांग के नाम से जानते हैं। और सदिया के पास जब दिबांग और लोहित नदी इसमें मिल जाती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं सदिया से धुबरी तक इसी नदी में जो है NW2 है। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप इसी नदी में है, ठीक है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी मतलब ब्रह्मपुत्र से उधर बांग्लादेश में मिलती है। सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से निकलती है तीस्ता नदी, और तीस्ता जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है असम में, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे ये मतलब अवस्थित है। सर्वाधिक मात्रा में जल होता है इस नदी में, तो जल विद्युत पैदा करने की भी क्षमता इसमें है, ठीक है। पेट्रोलियम के भी भंडार हैं इसमें, इस नदी के बीच मतलब तली में। गुवाहाटी इस नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात कर लेते हैं। तो मैंने इस नदी के बारे में तो आप लोगों से बताया ही है कि नदी मौसमी हुआ करती है वर्षा की ऋतु में। इस नदी इन नदियों में है ना पानी होता है, और मानसून पर निर्भर नदी है तो मौसमी है, सदा निरा नहीं हुआ करती है। नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब है। कुछ नदियाँ ऐसी है जो अरब सागर में गिरती है, और कुछ नदियाँ ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उन नदियों के बारे में हम देखेंगे। तो डेल्टा समझ लीजिए क्या होता है। जब नदी सागर या झील में गिरती है ना तो वेग में कमी, मैदानी इलाके में आती है तो वेग में कमी आती है, उसके मुहाने पर मलबे का निक्षेप होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्थलीय भूभाग का निर्माण हो जाता है जो काफ़ी उपजाऊ होता है, जैसे डेल्टा कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनाया गया है, इस चीज़ को आप जानते हैं। और यहाँ पे सुंदरी नाम के वृक्ष मिलते हैं, ठीक है। एस्चुरी क्या होता है, जब नदियों के जल में तीव्र प्रवाह होता है तो मलबों का निक्षेप मुहानों पर नहीं होता, तथा नदी जल के साथ में मलबा भी समुद्र में गिर जाता है, और नदी का मुहाना गहरा हो जाता है। ऐसे मुहानों को है ना ये एस्चुरी कहते हैं, या फिर ज्वारन नदमुख, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ भी दो प्रकार की, एक वैसी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है। तो आप अपने मस्तिष्क में है ना
इंडिया का मैप ड्रॉ कर लीजिए और आप सागर में गिरने वाली नदियों को देख लीजिए। साबर मतलब नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, सतरंजी, भादर, बैतरना, काली, भरतपुआ, पेरियार। वहीं पे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, महानदी, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, पलार, बेगई और ताम्रपर्णी। ठीक है, जिसमें बेगई पाक खाड़ी में गिरती है और ताम्रपर्णी मन्नार की खाड़ी में गिरती है नदी। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों का आप एक क्रम देख लीजिए। भादर, सतरंजी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जवारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुआ, ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, क्रम भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, साबरमती नदी जो है ना कर्क रेखा से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर ही अवस्थित है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। नर्मदा नदी को देख सकते हैं आप, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और सतपुरा और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में ये बहती है और खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ठीक है, मैघालय पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। ये मध्य प्रदेश में इस नदी पर ओंकारेश्वर या फिर महेश्वर परियोजना अवस्थित है। आप जानते हैं ओंकारेश्वर में जो है ये सबसे बड़ा तैरता हुआ है ना सोलर पार्क बनाया गया है मध्य प्रदेश में, शायद आप देख लीजिएगा। और ये महेश्वर परियोजना ये कंट्री का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर का परियोजना है जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और सरदार सरोवर परियोजना भी तो नर्मदा नदी पे ही अवस्थित है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। नर्मदा की सहायक नदियों की बात कर लें तो तवा, बरनीर, दूधी, हिरन, बरना, कोनार, माचक। मध्य प्रदेश में 87% बहती है ये नदी। भरौच इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आप जानते हैं कि मतलब हिस्ट्री में पढ़ेंगे या एक बंदरगाह था। ठीक है, तो अरब सागर में विलीन हो जाती है उसके बाद ये नदी। और अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है कौन? नर्मदा। वहीं पे तापी नदी की बात कर लेते हैं तो सतपुरा और अजंता पहाड़ी के बीच में आप देख सकते हैं 724 किलोमीटर बहती है तापी। ठीक है, ये मुल्ताई से निकलती है, बैतूल जिले के समीप भ्रंश में बहती है। काकरा पार परियोजना इसी पे अवस्थित है तापी नदी पे। ठीक है, गिरना पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। सूरत शहर जो कि हीरों का शहर है तापी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मांडवी नदी कर्नाटका में और जुआरी नदी गोवा में। शरावती नदी कर्नाटका में, गंगावेली भी कर्नाटका में, पेरियार केरला में, अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। और केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये पेरियार नदी। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर ही है। पंबा नदी केरल की ही नदी है। चलिए, अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी है नर्मदा, उसके बाद तापी, उसके बाद माही। जो अरब सागर में गिरती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, नहीं तो गोदावरी आ जाएगा ना। तो अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा, उसके बाद तापी, उसके बाद माही। आगे बात कर लेते हैं अब प्रायद्वीपीय भारत की वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दामोदर, हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई, ताम्रपर्णी। हुगली ये गंगा नदी से ही निकलती है, उसकी भी तरीका है ये, और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। दामोदर ये हुगली की सहायक नदी है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये जो है ना दामोदर, यहाँ पे कोयला का भंडार है इस नदी के आसपास में, जिसमें से गंदगी रहती है, तो इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बाढ़ लेकर आती है बंगाल में नदी। ठीक है, और भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना ही है। 1948 में विश्वेश्वरैया के नेतृत्व में बनाया गया था, तो याद रख लीजिएगा। मैथन, तिलैया, पंचेत, बराकर, कोनार कुछ बांध बनाए गए हैं। तो इनमें से तो मैं तिलैया बांध के पास में गया भी हूँ, और जैविक दृष्टि से इस नदी को भी मरा हुआ मान लिया गया है। जैसे कि टेनेसी परियोजना के आधार पर ये दामोदर घाटी परियोजना की यहाँ स्थापना हुई है। स्वर्णरेखा नदी रांची के पठार से निकलती है। ठीक है, 395 किलोमीटर लंबी नदी है ये। इसमें सोने के कण पाए जाते हैं। जमशेदपुर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। बैतरनी नदी उड़ीसा में क्योंझर जिले से निकलती है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में ही बहती है। महानदी 858 किलोमीटर। ठीक
ठीक है। मैकाले पर्वत श्रेणी से इसकी उत्पत्ति होती है। चावल की खेती के लिए जो है ना ये नदी काफ़ी फेमस है। हीराकुंड बांध इसी नदी पर अवस्थित है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तेल, ओंग, इब, मंद, हसदो, शिवनाथ इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसके दक्षिण में चिल्का झील है और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 जो है इसी नदी पर अवस्थित है। गोदावरी की बात कर लें तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है ये, और ये त्र्यंबकेश्वर नाम की जगह से निकलती है और 1465 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है ये, और इंडिया की मतलब सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है ये, जो इंडिया में बहा करती है, मतलब इंडिया में बहने वाली, ठीक है। पोलावरम परियोजना ये गोदावरी नदी पर ही अवस्थित है। मंजरा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सिलेरू इस नदी की है ना प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और इसे बिरध गंगा भी कहा जाता है क्योंकि इसकी आयु काफ़ी अधिक है आकार और लंबाई के कारण। इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गोदावरी बेसिन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, पुदुचेरी ये नाम ये सारे राज्य आते हैं। कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी देख सकते हैं, नागार्जुन सागर बांध है इस पर बनाया गया। महाबलेश्वर श्रेणी से निकलती है ये महाराष्ट्र से, और ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये, और बंगाल की खाड़ी में ही ये नदी भी जाकर के गिरती है। कोयना, भीमा, मूसी, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ठीक। कोयना पे शिवाजी सागर बांध है, और मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। तुंगभद्रा बांध स्थित है कर्नाटका में, और इस नदी के बेसिन में, कृष्णा और गोदावरी के बेसिन में जो है ना प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, और हाल फिलहाल में तो पेट्रोलियम भी मिला है। तो पेन्नार नदी की बात कर लेते हैं। कर्नाटका के कोलार जहाँ पे सोना उत्पादन के लिए फेमस है, तो वहाँ से पेन्नार नदी निकलती है, ठीक है। कावेरी नदी ये कर्नाटका के कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है ये, और इसके जल के विवाद को लेकर के कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल में विवाद है। तो तमिलनाडु ले लेता है 56%, कर्नाटका 41% और केरल 3% पानी का उपयोग करता है, ठीक है। कावेरी एक ऐसी नदी है दक्षिण भारत की जिसमें वर्ष भर पानी रहता है, ठीक है। ये आगे कृष्णराज सागर परियोजना इस कावेरी नदी पर ही अवस्थित है। मेट्टूर बांध भी तमिलनाडु में कावेरी नदी पर ही अवस्थित है। कई शिव समुद्रम जलप्रपात भी जो है इसी नदी पर अवस्थित है। माफ कीजिएगा, श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम नाम के 2 नदी द्वीपों का निर्माण करती है ये नदी। दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है इस नदी को। चावल की खेती होती है इस नदी के समीप, ठीक है। बैगनी नदी तमिलनाडु में, ताम्रपर्णी तमिलनाडु में, बंगाल की मन्नार की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। घग्गर नदी ये गायब हो जाती है, ये अनूपगढ़ में जाकर के है ना घग्गर नदी गायब हो जाती है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, चलिए लूनी ये भी गायब हो जाती है नदी। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।